आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि जो है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, चार्ज क्या होती है, वोल्ट, एम्पियर, इन सब के बारे में आपको बताया था। आपको करंट, पोटेंशियल डिफरेंस सब पता लग गया। आपको हमने आमीटर दिखाया था, गैल्वेनोमीटर दिखाया था, गैल्वेनोमीटर का यूज बताया था। चलिए वैसे ही मैं आपसे पूछ लेता हूँ, व्हाट इज द यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर का यूज क्या है, कौन बताएगा? ठीक है, जिसको बताना है वो कमेंट बॉक्स में नीचे बताए और अपना आंसर मुझको दे कमेंट बॉक्स में। बाकी जो आंसर नहीं दे पा रहे हैं वो मेरा आंसर सुने, बाकी जिनको पता है वो वीडियो पॉज करके नीचे आंसर दे। गैल्वेनोमीटर इज यूज टू मेजर द इंड्यूस्ड करंट। गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट जो बनता है एक्सपेरिमेंट के दौरान। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, करंट प्रोडक्शन का, करंट बना रहे हैं, उस समय करंट बन रहा है, तो उस करंट को कौन मेजर करेगा? उस करंट को गैल्वेनोमीटर करेगा। और आमीटर क्या करता है? आमीटर जो करंट एग्जिस्ट करता है, जो ऑलरेडी करंट है, जैसे करंट है ये, उसको मेजर करता है आमीटर। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं आमीटर गैल्वेनोमीटर। आमीटर जो करंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसको मेजर करता है कि बाहर सर्किट में कितना करंट आ रहा है, बाहर से मेन सप्लाई से कितना करंट आ रहा है। और गैल्वेनोमीटर इंड्यूस करंट, जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब में बैठ के, उससे कितना करंट बन रहा है। चलिए आज आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा आज ओम्स लॉ। देखिए ओम्स ने कितनी अच्छी बात बताई है और ओम्स लॉ के ऊपर बेस ही हमारा जितना भी इलेक्ट्रिसिटी वर्क करती है, जो अप्लायंसेस बनते हैं, किसमें कितना करंट है और कितनी वोल्टेज पे ये काम करेगा, वो सब ओम्स लॉ से ही डिसाइड होता है। तो आइए चेक करते हैं, पढ़ते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है किसी वायर में, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी वायर में कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस इट्स एंड्स। देखिए ये वायर है आपके पास और इसके आपने दो एंड ये सपोज कर लिए, दो एंड, ठीक है, आपने इसके टू एंड सपोज कर लिए हैं। इन एंड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है और क्या होगा इस वायर में? करंट होगा। करंट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब वायर है तो आपके पास करंट भी होगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो ये कहता है कि जो ये करंट है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, जो करंट एक कंडक्टर के अंदर फ्लो होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, अक्रॉस इट्स एंड्स, जो इसके एंड्स हैं उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल होता है। कौन प्रोपोर्शनल होता है? आई प्रोपोर्शनल टू वी। ध्यान रखें आप, करंट पहले लिखना है, वोल्टेज बाद में लिखना है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जो आपने करंट फ्लो किया वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं आप, तो यहां पर इक्वल का साइन लगाना पड़ता है आपको जब, तो एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। इसको जब इक्वल से रिप्लेस करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो कांस्टेंट होता है आर और वो कांस्टेंट लगेगा इस साइड, कांस्टेंट इस साइड लगेगा। मीन्स आप इस बात को ऐसे कहेंगे आई प्रोपोर्शनल टू वी, वी प्रोपोर्शनल टू आई, सो वी इक्वल टू आई आर। मेन बात ये हुई कि आपको प्रूफ करना था वी इक्वल आई आर, और ये वी इक्वल आई आर आपके पास आ गया। अब बात ये रही, बच्चा कहता है सर प्रोपोर्शनल है, मैं यहां पर आर लगा दूं, कांस्टेंट मैं यहां भी लगा सकता हूं, आपने इधर ही कांस्टेंट क्यों लगाया? बिल्कुल सही बात बेटा, ये चीजें एक्सपेरिमेंटली चेक की गई हैं। आर यहां भी लगाया गया होगा, आर यहां भी लगाया गया होगा, एक्सपेरिमेंट किए गए थे, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं आया जो वेरीफाई करे कि हाँ रेजिस्टेंस इतनी ही आएगी।
लेकिन जब आर इधर लगाया आपने तो वो चीज वेरीफाई हो गई, जो आप चीज करना चाह रहे थे वो सब हो गई वेरीफाई। इसके लिए हमारे पास इसका एक्सपेरिमेंट भी है, आर के लिए, आर को प्रूव करने का एक हमारे पास एक्सपेरिमेंट भी है। वो एक्सपेरिमेंट अब कोर्स में नहीं है, लेकिन लेबोरेटरी के हिसाब से देखा जाए अगर लैब में, तो वो कोर्स में है। वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो पहले ये चलते हैं, इसके बाद हम आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बताएंगे और वहां से आपको पता लगेगा कि सर वाकई ही आर यहाँ पर आना चाहिए था। R is constant and is called resistance। जो R है वो कांस्टेंट होगा और वो रेजिस्टेंस होगा, उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। इस R को हमने नाम दिया रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और रेजिस्टेंस को आर से शो करते हैं और इसका सिंबल होता है ये। रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ये। मान लीजिए आपको लिखना है एक रेजिस्टेंस 5 ओम की है आपके पास, तो या तो आप 5 ओम लिखें ऐसे या ऐसे। तो जो ओम है इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। ओम का सिंबल ये आपके पास हो गया। तो ये रेजिस्टेंस है आपके पास। तो रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है जो वायर है उसके अंदर जब करंट फ्लो होता है तो उसके बीच में आने वाली रुकावट। तो रेजिस्टेंस का मीनिंग ही रुकावट होता है। तो जो ये रेजिस्टेंस है, ये जो करंट के बीच में रुकावट आती है वो होती है। लेकिन अगर आप आर की डेफिनेशन पूछें तो आर की डेफिनेशन यहीं से निकलेगी आपके पास। आर की डेफिनेशन है V अपॉन आई इन अ सर्किट। क्या कहा इसने कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रेशो रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है? रेशो ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। उसी सर्किट का अंदर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनका रेशो, डेट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये हो गई रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन आपके पास आता है ऑन व्हाट फैक्टर डज रेजिस्टेंस डिपेंड्स। किन किन फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड्स करती है, देखिए। इससे पहले हमारे पास, क्योंकि हमने ओम पढ़ा है तो हम पढ़ेंगे 1 ओम। 1 ओम की डेफिनेशन, व्हाट इज 1 ओम। तो 1 ओम के बारे में पूछता है कि व्हाट इज 1 ओम। 1 ओम जितनी भी ये डेफिनेशन आती है 1 की, ये सब फार्मूले से आती हैं। तो आर का फार्मूला क्या था आपके पास? V अपॉन आई। आर का फार्मूला था आपके पास V अपॉन आई। तो क्या कहता है कि इफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज 1 एम्पियर, इफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज 1 एम्पियर एंड इट प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, इट प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देन रेजिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू एंड्स विल बी, या दैट रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। उस रेजिस्टेंस को 1 ओम कहेंगे। आपको 1 ओम की डेफिनेशन बतानी थी, तो 1 ओम की डेफिनेशन आप कैसे डिफाइन करेंगे? 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। कौन सी वायर? 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। किसी वायर का रेजिस्टेंस है, किसका? इन विच when current flows of 1 ampere produces potential difference of 1 volt। अगर किसी वायर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करने पर उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी 1 ओम। तो ये 1 ओम की रेजिस्टेंस हो गई और डेफिनेशन आपके पास। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहले बात करते हैं, आइए। अच्छा मुझे बताइए, आपको
अपने घर की गली में, जो भी आपके घर की गली है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाना है। नंबर एक बात, आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है बाया रोड ही, ठीक है ना, तो बाय रोड ही जाना है आपको, और एक आपको अपनी गली में जाना है। तो आपको रुकावट, रेजिस्टेंस, रुकावट, रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी? लंबी रोड पर। जितनी छोटी रोड होगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, और जितनी रोड बड़ी होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो फर्स्ट, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, डिपेंड्स करती है। और कैसे डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अब ये बात रही कि कितनी होगी। इफ रेजिस्टेंस हाफ, अगर रेजिस्टेंस को हाफ कर दें तो लेंथ भी हाफ हो जाएगी, या लेंथ को हाफ कर दें तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी। अब कहते हैं लेंथ को डबल कर दीजिए, लेंथ को डबल कर दीजिए तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। कहते हैं मुझे अब रेजिस्टेंस 1/3 टाइम चाहिए, तो कहेगा कि लेंथ को भी 1/3 टाइम कर दीजिए, लेंथ भी 1/3 कर दीजिए, 3 इक्वल इससे कर दीजिए। तो कहने का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली जितना चेंज यहाँ आएगा उतना ही चेंज यहाँ आएगा, जितना चेंज यहाँ आएगा उतना ही चेंज यहाँ आएगा। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये क्लियर हो गया आपको कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करती है, और क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलिए, सड़क ऐसी है, आप जा रहे हैं तो इसमें रुकावट ज्यादा आएगी, या एक चौड़ी सड़क है, देखिए एक नैरो है, नैरो सड़क में रुकावट ज्यादा आएगी आपको, या वाइड सड़क में रुकावट ज्यादा आएगी। हाईवे पे नहीं, हाईवे पे सर मुझे रुकावट नहीं आती, हम तो 120 की स्पीड पे चले जाते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। और नैरो में सर स्पीड ही नहीं होती, ब्रेक दबा के ही चलना पड़ता है, पता नहीं कौन कब आगे से कूद जाए। बिल्कुल सही कह रहे हो, नैरो में आपको रेजिस्टेंस ज्यादा महसूस देगी, और जितना वाइड होगा उतनी रेजिस्टेंस कम आएगी। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करेगी? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो यहां पर क्या आएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया पे डिपेंड करती है, और इसमें ये एरिया पे डिपेंड करेगी और रेडियस पे डिपेंड करेगी। क्यों डिपेंड करेगी रेडियस पे? रेडियस ऑफ द वायर, तो रेडियस ऑफ द वायर पे भी डिपेंड करेगी। कहता है आपको रेडियस इज डबल। सोचें आप सोचें, अगर रेडियस को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा? सोचें और बताएं मुझे, कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी। सोच लिया? चलिए अब हम देखते हैं। कहता है रेडियस को डबल कर दीजिए, मीन्स ये 2r हो जाएगा, ये r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2r। तो कितना आ गया इसमें? 4 आ गया। पाई आर स्क्वायर तो है, 4x आ गया। तो डबल करने पे कितनी हो जाएगी? 1/4। 1/4, 1/4 रह जाएगी। डबल किया तो 1/4 रह गई। डबल का मतलब 2 किया तो 0.25 रह गए। 1/4 का मतलब 0.25। तो क्या करना है आपको? स्क्वायर से डिवाइड करना है। अगर आपको कहे कि ये ट्रिपल कर दें तो कितना हो जाएगा? 1/9 टाइम्स। आपको कह रहा है कि ट्रिपल कर दें तो कितना हो जाएगा? 1/9 टाइम्स। तो ये रेडियस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की कैसे रहेगी? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट आता है इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। मटेरियल बिल्कुल सही है, गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है? ये देखिए प्लास्टिक, प्लास्टिक का रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है,
ठीक है। आयरन का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और सबसे कम किसका होता है, सिल्वर का। सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर, ठीक है ना, सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर। तो सिल्वर का जो है आपके पास रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो तीसरा पॉइंट आता है डिपेंड्स ऑन मटेरियल। और लास्ट आता है टेम्परेचर। देखिए जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर और रेजिस्टेंस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। मान लीजिए आपके पास ये एक मेटल वायर है और ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रैंडमली पड़े हैं, कोई मोशन मुझे नहीं पता है कहां इनकी मोशन, रैंडमली पड़े हैं। अब आपने इसको हीट किया, अब आपने इसको हीट किया तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने प्लेस से मूव करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे, हियर एंड देयर एनी डायरेक्शन। ये वाइब्रेट, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वहां से अपना प्लेस छोड़ देंगे या वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, या उसी प्लेस पे अपना मोशन करते रहेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ वो डिस्टरबेंस पैदा करेंगे, किसके लिए, जो इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं। अब जब ये शांत बैठे थे तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो में जा रहे थे, जो भी इन्हें ऑब्स्टेकल मिलने थे मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो ये वाइब्रेट करने लगे। तो अब ये इन इलेक्ट्रॉन के रास्ते में ज्यादा डिस्टरबेंस मीन रेजिस्टेंस पैदा करने लगे। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक हो गया। तो ये चार बातों पे डिपेंड करता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अब करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो चलिए अब देखते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज में प्रूफ। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज होता क्या है, देखिए रेजिस्टेंस को हम ऐसे शो करेंगे यहां पर, और ये 2 रेजिस्टेंसेस एंड 3 रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3। तो सबसे पहले सीरीज का मीनिंग क्या, देखिए जो आप दिवाली पे लाइटिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर 60 बल्ब लगे हैं, 100 बल्ब लगे हैं, कितने भी बल्ब लगे हैं, लेकिन वो सब एक सीक्वेंस में हैं, ठीक है ना, सीरीज, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। जैसे आप असेंबली में खड़े होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। चलिए अब आपने क्या किया, एक बल्ब फोड़ दिया, ठीक है ना, एक बल्ब फोड़ दिया, निकाल दिया वहां से, तो क्या करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। अगर आप वहां से एक बल्ब निकाल देते हैं तो वहां से करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सीरीज में अगर एक रेजिस्टेंस कोई सी भी काम करना बंद कर दे, कोई भी एक अप्लायंसेस काम करना बंद कर दे तो करंट फ्लो नहीं होगा। चलिए आप असेंबली में खड़े हैं ऐसे, और आपको एक पासिंग द पार्सल करना है, तो आप सब वहां से मान लीजिए एक ब्रिक उठा के उधर भेजना है, तो सब हेल्प करा रहे हैं। एक ब्रिक आपने उठाई, इधर इसको दी, इसने उसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी। अब बड़े आराम से आप ऐसे ऐसे ले रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं। बीच में से एक बंदा गायब हो जाए अचानक रैंडमली, और आपने ऐसे पकड़ी और कहां गया, तो क्या हुआ, आपका फ्लो मीन्स करंट ब्रेक हो गया, आपका फ्लो ब्रेक हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर आप किसको करंट दे रहे थे, किसको फ्लो कर रहे थे, वो है नहीं। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज, जब एक के बाद एक सीक्वेंस में लगे हों, और अगर एक भी डिस्टर्ब हो जाए तो बाकी सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। चलिए देखते हैं। अब इसके अंदर आपने करंट फ्लो किया, करंट फ्लो करते हैं आमीटर से, सॉरी करंट जो आएगा आपका आमीटर में को मेजर होगा, और आएगा कहां से, बैटरी से। ये बैटरी है, बैटरी से जितना भी करंट आएगा, ठीक है, बैटरी से जितना भी करंट आएगा वो सब आमीटर मेजर करेगा, ठीक है, और बैटरी की वोल्टेज है V। और एक इसके अंदर आपने
कहीं भी आप की लगा दीजिए। आपने एक इसके अंदर की अप्लाई कर दी जस्ट बैटरी के बाद। की आप कहीं भी लगा सकते हैं, कि आप सर्किट में यहां भी लगा सकते हैं, ठीक है, जो करंट के फ्लो को कंट्रोल करेगी कि करंट जाना है या नहीं जाना है। कंट्रोल का मतलब कम या ज्यादा नहीं है, सीधा सा स्विच ऑन ऑफ, ठीक है। तो ये स्विच ऑन ऑफ है, ये ऑन होगा या ऑफ होगा, इसको लेकिन ऑन ऑफ नहीं बोलते, क्लोज या ओपन सर्किट या प्लग इन प्लग आउट, वो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। तो कहता है इसके अंदर आपको प्रूव करना है कि कंबाइंड रेजिस्टेंस कितनी होगी। जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं वो पॉइंट ध्यान रखें। इन सीरीज करंट रिमेन सेम इन ऑल द रेजिस्टेंसेस। सभी रेजिस्टेंसेस में करंट क्या रहता है, सेम रहता है, इस बात को आप दिमाग में रखिए। इन सीरीज वोल्टेज के बारे में क्या कहा गया, वोल्टेज के बारे में कहा गया ईच रेजिस्टेंस हैव इट्स ऑन पीडी। हर एक रेजिस्टेंस का, देखो मैं ये पीडी आ रहा है बोर्ड पे कैमरे में, हर एक रेजिस्टेंस का अपना एक पीडी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये बात बताई गई है कि ये ध्यान रखिए, करंट सेम रहता है। देखिए आई करंट यहां से गया, आई ये सीधा जा रहा है, कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन ईच रेजिस्टेंस की वोल्टेज अपनी होती है। इस रेजिस्टेंस की वोल्टेज लेट V1, लेट V2 और इसकी लेट V3, बट नेट वोल्टेज तो सेम रहेगी। वोल्टेज जितनी है इन तीनों का सम उतना ही रहेगा। मींस कहने का मतलब हुआ कि V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। ईच की वोल्टेज डिफर है, लेकिन टोटल वोल्टेज कितनी है, टोटल वोल्टेज है V। ये आप ध्यान रखेंगे कि ईच वोल्टेज डिफर है, लेकिन तीनों का सम टोटल के इक्विवेलेंट होगा। चलिए देखते हैं अब हम V कितना होगा। V होगा I अपॉन V होगा IR। V का अभी आपने ओम्स लॉ में पढ़ा, V इक्वल IR, तो ओम्स लॉ से V इक्वल IR। V1 कितना होगा, V1 होगा IR1। ये V करंट कितना है इस रेजिस्टेंस में, I, इस रेजिस्टेंस में करंट I है और रेजिस्टेंस कितनी है R1, तो IR1। सिमिलरली V2 में कितना होगा, IR2। सिमिलरली V3 में कितना होगा, IR3। देखिए ईच का हमने वोल्टेज निकाली है, वोल्टेज का फॉर्मूला V इक्वल IR, इसका मुझे I पता है, इसका R पता है, सेम, ठीक हो गया। यहां से क्या कॉमन है, I ले लीजिए, I कॉमन। लीजिए आपने यहां से क्या किया, यहां से आपने I कॉमन ले लिया, I कॉमन ले लिया, यहां भी I है, यहां भी I है, दोनों I कैंसिल हो गए। क्या बचता है, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। और यही आपका रेजिस्टेंस होता है सीरीज में। तो जब भी आपके पास सीरीज में रेजिस्टेंस पूछे तो आपके पास आंसर होता है, तो सिंपल हम उनका सम करते हैं। मान लीजिए आपको कहता है आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं, 2 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम इन सीरीज। तो नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी, फार्मूला लिखेंगे और सिंपल कह देंगे आप 2 प्लस 4 प्लस 6 12 ओम। तो अब बच्चे के दिमाग में क्या आई, सर क्या ये केवल फॉर्मूला 3 रेजिस्टेंसेस के लिए है, 2 रेजिस्टेंसेस के लिए, 4 के लिए या मोर के लिए? बेटा ये फार्मूला जब चलता है तो ये एस सो ऑन चलता है। ये फार्मूला जब चलता है तो ये एस सो ऑन चलता है। जितनी भी रेजिस्टेंस होगी सबका आपको सिंपल सम लेना है, सबका आपको सिंपल सम लेना होता है रेजिस्टेंसेस का। ठीक हो गया। तो ये फार्मूला इसका डेरिवेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, आप करेंगे। चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं पैरेलल के लिए। चलिए चेक करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसका हम डेरिवेशन करेंगे।
यहां भी हम 3 ही रेजिस्टेंस लेकर चल रहे हैं पैरेलल। देखिए ये पैरेलल सर्किट होता है, पैरेलल। अब पैरेलल का मीनिंग क्या हुआ? देखिए यहां से करंट निकला, कुछ करंट यहां गया, कुछ करंट यहां गया, कुछ करंट यहां गया। मान लीजिए ये अप्लायंसेस बंद कर दीजिए आप, लीजिए बंद कर दिया, ठीक है। वहां भी आपने एक बल्ब निकाल दिया था, तो क्या बाकी 2 अप्लायंसेस बंद हो जाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं होंगे। करंट यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है। इसका बंद हो गया तो होने दीजिए करंट, बल्कि फायदा हो गया। जो करंट ये ले रहा था अब वो इसमें ना जाके इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। अब वो करंट 3 जगह डिवाइड हो गया, अब वो करंट 4 जगह डिवाइड हो गया। करंट तो उतना ही है, लेकिन सब कलेक्ट होकर वापिस उतना ही रह जाएगा। आई है, यहां पे आई बन गया मान लीजिए, इधर I2, इधर I3, लेकिन कंबाइंडली वापिस आई हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल है, पैरेलल में जो है करंट डिफर होता है, दिख रहा है, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, लेकिन वोल्टेज रिमेन सेम। जो ये आपने बैटरी लगाई थी इसकी वोल्टेज V है और वोल्टेज रिमेन सेम। इसकी वोल्टेज भी V रहेगी, इसकी भी V और इसकी भी V। वाइल रेजिस्टेंसेस आर R1, R2 एंड R3। तीनों रेजिस्टेंसेस आपने लिए R1, R2, R3, जिनके अंदर वोल्टेज रिमेन सेम लेकिन करंट विल बी डिफर। तो आइए इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो इसका फार्मूला भी ड्राइव करना आसान है। तो इसके अंदर क्या आपके अंदर डिफर रहा है, इसके अंदर करंट कितना I1 प्लस I2 प्लस I3। देखिए इसके अंदर करंट डिवाइड हुआ था तो करंट को लिखा हमने। जो चीज डिवाइड होती है, पहले में क्या था, वोल्टेज डिवाइड हुई थी, वोल्टेज लिख दी। यहाँ करंट डिवाइड हुआ है तो हमने यहाँ पर करंट लिख दी। तो I कितना होता है, I होता है V अपॉन R। तो यहां से देखिए V अपॉन R, देखिए I1 कितना हो गया, V1 अपॉन R1। पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना है, पूरे सर्किट का वोल्टेज है V, और पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस लेट सपोज की हमने R। देखिए ये तो V दे रखा है आपको पूरे सर्किट के लिए, लेकिन फुल सर्किट के लिए रेजिस्टेंस R आपने सपोज की है। अब करंट जो रेजिस्टेंस R1 के लिए I1 की वैल्यू होगी V अपॉन R1। क्यों, I इक्वल होता है V अपॉन R। करंट I2 कितना होगा, V अपॉन R2। देखिए यहां पे V लिखा है, V1 V2 नहीं लिखा है। क्यों, वोल्टेज रिमेन सेम, इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन सेम। देख लो भाई, I1 करंट, इसके अंदर करंट का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, फॉर्मूला क्या है, V इक्वल आई आर। तो यहां से I कितना आ गया, V अपॉन R। I आपके पास आ गया V अपॉन R, ठीक है। तो V अपॉन R, होल सर्किट का वोल्टेज कितनी है, होल सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है, लेट R, लेट सपोज की है, ठीक है, क्योंकि ये फाइंड आउट करनी थी आपको। I1 इस सर्किट में करंट कितना है, I1 किसके इक्वल होगा, V अपॉन R1 के। V क्यों लिखा, क्योंकि होल सर्किट का वोल्टेज V ही रहेगा। पैरेलल में इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन सेम, याद रख लें आप, इन पैरेलल सर्किट V रिमेन सेम। V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम, ठीक है। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज रिमेन। सिमिलरली I2 के लिए कितना आएगा, V अपॉन R2। सिमिलरली इसके लिए कितना आएगा, V अपॉन R3। क्या कॉमन आ गया, V कॉमन आ गया। V कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसके अंदर भी एस सो होने लगता है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा रेसिप्रोकल ऐड करते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है। देखिए क्वेश्चन वही देखते हैं। मान लीजिए 2, 4, 6 ओम है पैरेलल में, ये 2, 4, 6, तो 1 अपॉन R, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 6। एलसीएम कितना आएगा, 6 4 2 का 12, 2 6 जा, 4 3 जा, 6 2 जा, 6 3 9 2 11 अपॉन 12। तो 11 अपॉन 12 आंसर आ गया आपका, ठीक है। बच्चे लिख के आते हैं 11 अपॉन 12 गलत है, इसका रेसिप्रोकल करना था आपको, ध्यान दीजिए, आपको इसका रेसिप्रोकल करना था। रेसिप्रोकल आंसर आएगा ये। सब कुछ आपको आता है, फिर भी आपने क्वेश्चन गलत कर दिया क्योंकि आप रेसिप्रोकल करना भूल गए थे। तो इसको आप ध्यान रखें। सीरीज के आपके पास आ गए, पैरेलल में आ गए, दोनों के ड्राइव हो गए।
अब आपके पास रहता है ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन बताऊंगा। चलिए देखते हैं ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन। बाकी जो रेजिस्टेंसेस के ये न्यूमेरिकल्स है इसके ऊपर बेस इसकी मैंने वीडियो डाली है आपके लिए। वो आप वीडियो जो है मैंने उसका हेडिंग है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल पार्ट 1। तो इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स पार्ट 1 आप देखेंगे, उसका लिंक भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। चलिए देखते हैं। अब आपके पास कहता है कि एक सर्किट बनाइए। चलिए सर्किट बनाते हैं। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, याद रखें वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। आमीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं। ये सिंबल होता है रियोस्टेट का। ये सिंबल होता है रियोस्टेट का। रियोस्टेट क्या काम करता है? रियोस्टेट से आप करंट की सप्लाई को कम या ज्यादा करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर होता है आपके पास, उससे वोल्टेज कम ज्यादा करते हैं, तो रियोस्टेट से आप करंट को कम या ज्यादा करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अब इसे हम प्लग इन करते हैं। प्लग इन करते ही इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। या स्विच यहां भी बना सकते हैं, यहां भी बना सकते हैं, कहीं भी आप बनाते हैं। जनरली बैटरी के आगे या पीछे ही बनाते हैं, ठीक है, बैटरी के आगे या पीछे बनाएंगे। इसको मैंने आपको बताया था रियोस्टेट। करंट जाएगा ये, ठीक है, और ये करंट को कंट्रोल करता है, आई को कंट्रोल करता है। ये आपको करंट को कम या ज्यादा करेगा। ठीक हो गया। तो आइए अब हमारे पास क्या है इसके अंदर कि हमें बताना है कि ओम्स लॉ वेरिफिकेशन कैसे होगा, आर की वैल्यू कांस्टेंट कैसे आएगी। चलिए हमने कुछ करंट सेट किया है, यहां से वो करंट को फ्लो किया, करंट सेट किया है हमने, ध्यान रखें आप, करंट कुछ हमने करंट सेट कर दिया। जब हमने करंट सेट कर दिया तो वोल्टेज में, वोल्ट मीटर में कुछ रीडिंग आएगी। तो मान लीजिए करंट मैंने 2 एम्पियर सेट किया है और इस समय वोल्टेज आएगा आपके पास 6 वोल्ट। 2 एम्पियर पे 6 वोल्ट आपके पास वोल्टेज आई है, ठीक है। अब आपने करंट थोड़ा सा यहां से चेंज किया है, तो करंट आपने किया है 1.2 और यहां पर आ गया 3.6। आपने यहां पर फिर चेंज किया है 1 एम्पियर कर दिया और वोल्टेज आ गई 3 वोल्ट, ठीक। तो यहां पे आपने रेजिस्टेंस फाइंड की, तो आपने रेजिस्टेंस फार्मूले से फाइंड की, R इक्वल V अपॉन I, 6/2, 3.6 अपॉन 1.2, एंड 3। आपने देखा ये 3 आ गई। क्या हर बार ही 3 आएगी इस तरह से? नहीं, मे भी हो सकता है 2.99 आ जाए, मे भी 3.01 आ जाए, लेकिन वो इक्विवेलेंट 3 ही होती है। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट रियोस्टेट से करंट बार बार चेंज करके, थोड़ा थोड़ा करंट को कम या ज्यादा करके वोल्टेज चेक की, तो हमें पता लगा कि रेजिस्टेंस ईच एंड एवरी टाइम 3 ओम आया है। इस रेजिस्टेंस को, ये बात कर रहा हूं मैं, जो ये रेजिस्टेंस है ईच एंड एक्सपेरिमेंट में 3 ओम आई है। तो ईच एंड एवरी एक्सपेरिमेंट में जब 3 ओम आई है तो रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। आप एक्सपेरिमेंट में करंट कितना दें, वोल्टेज कितना दें, उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। क्यों? रेजिस्टेंस डिपेंड करती है उनके रेशो पे, और रेशो इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये आपके पास ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन है कि रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। और इसका ग्राफ आता है फिर आपके पास, तो ये आई करंट रहेगा, ये आपके पास वोल्टेज रहेगी। तो कुछ करंट जब आप देंगे तो कुछ वोल्टेज बनती है, तो करंट देने पर वोल्टेज बनती है, और आप देखेंगे कि इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये आई है, ये वी है, और ये क्या है आपका रेजिस्टेंस आर, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस आर है आपका। तो इसमें आप ध्यान रखें कि ये डिपेंड करती है आई और वी पे, और इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट इज कांस्टेंट, ठीक है। चलिए एक बात और आती है, बात याद आ गई, मैं आपको बता देता हूं। पहले मैं देख लूं कैमरे में आ रहा है सब कुछ। चलिए अब आपको
दो रेजिस्टेंसेस दी हुई हैं R1 एंड R2। देखिए आप, अब आपके पास दो रेजिस्टेंसेस दी हुई हैं, तो इनमें आपसे पूछता है कि इस ग्राफ में बताइए कौन सी रेजिस्टेंस ज्यादा है, विच रेजिस्टेंस इज मोर, R1 मोर है या R2 मोर है। चलिए आप दिमाग लगा के बताइए कि कौन सी रेजिस्टेंस ज्यादा है। थोड़ा सा आप सोचें, अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी ज्यादा है। चलिए मैं आपको बता दूं कि जो रेजिस्टेंस V की तरफ इंक्लाइन होती है, हमेशा V की तरफ इंक्लाइन होती है, वो रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। जो V की तरफ इंक्लाइन होती है वो रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, बिकॉज V इक्वल आई आर, तो V और R प्रोपोर्शन होते हैं, आमने सामने हैं। ठीक है, तो R डिपेंड करेगा V पर। V ज्यादा है तो V ज्यादा कहां होगा, नीचे की तरफ है ये V, तो जो ग्राफ V की तरफ झुका हुआ होता है वो रेजिस्टेंस ज्यादा रखता है। अगर क्वेश्चन में V यहां पर दे दे आपको और I यहां पर दे दे, तो आपको याद रखना है जो ग्राफ V की तरफ झुकेगा वो रेजिस्टेंस ज्यादा है। रटना नहीं है कि ऊपर वाली ज्यादा होती है नीचे वाली ज्यादा होती है, बस जो V की तरफ इंक्लाइंड होगा, देखिए रेजिस्टेंस ज्यादा होगी जब V ज्यादा होगा। जो भी V की तरफ का ग्राफ होगा, जो भी V की तरफ इंक्लाइंड होगा, दैट रेजिस्टेंस विल बी मोर। तो क्लियर हो गया, होप ये आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखें, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल पक्के और क्लियर हो जाएंगे, और होप आपके एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे आएंगे अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर करते हैं। बने रहिए चैनल पे, आप जल्दी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड पार्ट आएगा जिसमें हम रेस्ट ऑफ द टॉपिक कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।